तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और हम लोग यहाँ पे मौर्यन पीरियड को हम लोग देख रहे थे। अभी तक का जो क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों का सामना आप लोगों ने किया वह अभी तक का मौर्यन पीरियड से रिलेटेड था, और आज भी हम लोग उसी से देखेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने अशोक के धम्म और उससे रिलेटेड सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था, अशोका इंस्क्रिप्शंस पे। आज हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन और समाज, यानी मौर्य काल का समाज किस प्रकार का था और मौर्य काल की प्रशासनिक संरचनाएं किस प्रकार की थी। कुछ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो भी थे वह प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे। ऐसे भी आप देखो तो समाज में, चूंकि हम लोग देखते हैं कि जो वैदिक काल से जो समाज जो चली आ रही है उस समाज में बड़ा परिवर्तन भी होता है उत्तर वैदिक काल तक आते आते। फिर महाजनपद काल में समाज की संरचना कुछ और अलग रूपों में, और मौर्योत्तर काल से हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में फिर आप देखेंगे कि समाज पे चूंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव है, तो अगर समाज पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है तो थोड़ा जात पात, छुआछूत, ये सब थोड़े कम रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अच्छा, महिलाओं की अगर स्थिति हम लोग देखें तो यह मान सकते हैं कि सूत्रकाल के बनिस्पत अगर मौर्य काल से तुलना की जाए तो थोड़ी अच्छी ही स्थिति होगी, महिलाओं की भी स्थिति थोड़ी अच्छी होगी। फिर मौर्योत्तर काल में जब हम लोग आएंगे मौर्य काल के बाद, तो वहां का सामाजिक संरचना बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि फिर आपको ब्राह्मण वंश के शासक जो हैं, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहनों ने भी अपने आप को ब्राह्मण होने का ही दावा किया है। तो फिर समाज वहां से जो परिवर्तित होगा तो वह समाज फिर निरंतर आज के समाज में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वो सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। प्रशासनिक संरचना को अगर देखें हम लोग मौर्य काल में, तो मौर्य काल में जो प्रशासन का एक जो मॉडल जो निर्मित किया गया है, यह ध्यान देना कि जो प्रशासन का मॉडल जो मौर्य काल में निर्मित किया गया है वह प्रशासनिक मॉडल आगे के युग के लिए एक विशेषता मानी जाएगी। यानी आगे के जो भी शासक होंगे, चाहे वह उत्तर भारत के हों या फिर दक्षिण भारत के हों, क्योंकि मौर्यों के बाद फिर उस तरीके से उत्तर और दक्षिण का एकीकरण हो नहीं पाया और फिर से बहुत सारे स्वतंत्र राज्य स्थापित होंगे। लेकिन उन राज्यों की जो प्रशासनिक संरचनाएं जो होंगी वह प्रशासनिक संरचनाएं मौर्यों का ही अनुकरण करते हुए नजर आएंगी। जैसे कि आप सातवाहनों को भी देख सकते हो, सातवाहन भी उन्हीं प्रशासनिक संरचना का अनुकरण कर रहे हैं। तो मौर्यों ने एक मानक मॉडल विकसित कर दिया था प्रशासन का। यह मौर्य काल में हम लोग देखते हैं कि जो मानक मॉडल जो विकसित किया गया तो उसका अनुकरण बाद के दिनों के शासकों ने भी उसका अनुकरण किया है। जैसे कि आप शेरशाह के विषय में देखते हो कि शेरशाह ने जो प्रशासन में एक मॉडल जो विकसित किया वह मुगल काल में भी हमें दिखाई देता है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और सभी लोग टाइम पे रहें, टाइम पे जुड़े। और ये सेशन आप सबों के लिए है, मैं बार बार इन चीजों को नहीं दोहराना चाहता हूं। यह सेशन आप सबों के लिए है। मैंने एक संकल्प लिया है और मैं उस संकल्प को पूरा करूंगा कि 5000 प्लस क्वेश्चन मैं पूरे हिस्ट्री से आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले मैं करवाऊंगा। और बच्चों, अगर 5000 प्लस क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। अभी तक आप लोगों ने कम से कम 250 प्रश्नों को आप लोगों ने देखा है। आप खुद सोचो कि खुद से क्या आप ये कर सकते थे क्या? अगर मैं आप लोगों पे छोड़ देता तो क्या आप सुबह उठकर पहला काम आप ये करते क्या कि सुबह उठो और पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं? यह कभी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप उस एज में हो, मैं भी उसी एज को क्रॉस करके आगे बढ़ा हूं, तो मुझे भी पता है कि उस एज की क्या अवस्था होती है। हम टालते जाते हैं, कल देख लेंगे, शाम को देख लेंगे, रात में देख लेंगे, सोते वक्त देख लेंगे, दोपहर में देख लेंगे, लेकिन ना तो वह कभी रात आता है, ना कभी दोपहर आता है, ना कभी सुबह होती है, और टालने की एक प्रवृत्ति लगी रहती है। अब आप खुद महसूस कर सकते हो कि न चाहते हुए भी आप लोगों ने 250 प्लस क्वेश्चन अभी तक के सेशन से आप लोगों ने देख लिया होगा, और अभी तो हम लोग मौर्यन पीरियड तक हैं, और 250 से अधिक प्रश्न को आप देखकर बैठे हुए, बस उसको रिवीजन की आवश्यकता है।
तो चलिए आते हैं हम लोग आज के प्रश्नों को देखते हैं, यानी मौर्य प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख रहे हो मोनार्की, राजतंत्र है। इसके साथ साथ फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कुछ प्रमुख मंत्री को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी थे। फिर प्रांतीय प्रशासन जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वह मौर्यों के समय किस प्रकार का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है, इसके साथ साथ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है, राजस्व विभाग, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है, नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है। नगरीय प्रशासन का मौर्यों के समय में कुछ ऐसे लिटरेचर होंगे जिसमें आपको नगरीय प्रशासन का भी उल्लेख किया गया है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी देखेंगे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम लोग यह भी देखेंगे कि क्या यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई साक्ष्य मिलता है। जैसे मौर्यों ने न्यायिक व्यवस्था को भी बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया था, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, तो इनको भी मौर्यों ने बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया था। इनकी सबसे बड़ी जो प्रशासनिक विशेषता है ना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था। इतनी अच्छी केंद्रीकरण की व्यवस्था पूरे काल में कहीं दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से केंद्रीकृत व्यवस्था, ध्यान देना, जिस प्रकार की केंद्रीकृत व्यवस्था हम मौर्यों के शासनकाल में देखते हैं बच्चों, वैसा सेंट्रलाइज सिस्टम हमें कभी देखने को मिला ही नहीं। कैसे? तो आप देखते हो कि एक नीचे स्तर का जो अधिकारी है, एक नीचे स्तर का अधिकारी मौर्य शासन के अधीन, जिसे ग्राम का अधिकारी कहा जा रहा है, यानी गोप, तो उसकी भी नियुक्ति सीधा किसके द्वारा हो रही है? सीधा राजा के द्वारा। ये केवल प्रांतीय स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, केवल विषय स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो रही, विषय यानी जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति केवल शासकों के द्वारा नहीं हो रही है, बल्कि एक ग्राम स्तर का भी जो अधिकारी है, आज के संदर्भ में देखो तो कितना केंद्रीकृत व्यवस्था यहां पे है, कितनी केंद्रीकृत व्यवस्था है। इतनी सेंट्रलाइज सिस्टम कभी देखने को मिला ही नहीं। यह मौर्यों की सबसे खास विशेषता रही, हाईली सेंट्रलाइज। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो डिसेंट्रलाइज फिर आपको दिखाई देगा प्रशासन में, वह मौर्योत्तर काल से ही दिखने को मिलेगा आपको कि केवल केंद्र के द्वारा प्रांतीय स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, और फिर प्रांतीय स्तर के अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन मौर्यों के शासनकाल में ऐसा नहीं था। तो चलिए ओवरऑल इन सारी चीजों को हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में देखना है। पहला प्रश्न है, आप लोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सभी लोग तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल प्रश्न के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे। और यह पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मौर्य केंद्रीकृत राजशाही अशोक के अधीन पैतृक निरंकुशता बन गई। द मौर्यन सेंट्रलाइज मोनार्की बिकेम ए पैटर्नल डिस्पोजिशन अंडर अशोका। मौर्य राजा दैवीय उत्पत्ति का दावा करते हैं। द मौर्यन किंग क्लेम्ड डिवाइन ओरिजिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब मौर्य केंद्रीकृत राजशाही अशोक के अधीन पैतृक निरंकुशता बन गई। केंद्रीकृत राजशाही अशोक के अधीन पैतृक निरंकुशता बन गई, और मौर्य राजा दैवीय उत्पत्ति का दावा करते हैं। अब कौन सा इसमें से सही आंसर है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। तो आप लोगों की ओर से आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखेंगे और खुद अपना इवैल्यूएशन करेंगे कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हो। तो आप लोगों की ओर से आंसर आ रहा है, सभी लोग जल्दी से आप लोग आंसर यहां पे देंगे कि कौन सा इसका सही उत्तर है। सभी लोग आप लोग आंसर जल्दी से दें कि मौर्य केंद्रीकृत राजशाही अशोक के अधीन पैतृक निरंकुशता बन गई और मौर्य राजा दैवीय उत्पत्ति का दावा करते हैं। अब देखो, मौर्य केंद्रीकृत राजशाही अशोक के अधीन पैतृक निरंकुशता, ठीक है, पैतृक निरंकुशता बन गई। यह बिल्कुल सही है कि मौर्य केंद्रीकृत जो राजशाही है, अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा, अशोक के दो ऐसे अभिलेख हैं, जल्दी से आप आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी लोग। तो अशोक के दो ऐसे अभिलेख हैं बच्चों, दो ऐसे अभिलेख हैं अशोक के, जो हमें यह बतलाता है किस चीज का? पैतृक निरंकुशता के विषय में। यानी राजत्व में, यहां आप देखो तो राजत्व में क्या है? राजत्व में देवत्व का समावेश हो गया, राजत्व में पितृत्व का समावेश हो गया। पितृत्व, देवत्व नहीं है, राजत्व में पितृत्व है। राजा अपने आप को क्या कह रहा है? राजा अपने आप को पिता के समान बता रहा है, पिता बता रहा है। वह देवता नहीं बता रहा है, दैवीय गुणों से संपन्न है ही नहीं।
अशोक इसी बात का तो उल्लेख करता है। अब यह जो राजत्व में पितृत्व है, यह हमें कहां से इसकी जानकारी मिल रही है? तो इसके इंस्क्रिप्शंस हैं। और यह कौन सा है? जिसे कलिंग शिलालेख कहा जा रहा है। यानी कलिंग शिलालेख किसे कहा जा रहा है? तो धौली एवं जौगढ़ का जो शिलालेख है, ये दोनों उड़ीसा से प्राप्त हैं, धौली और जौगढ़। अब इन दोनों अभिलेखों में इस बात का मेंशन किया गया है, और अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, सभी प्रजा मेरी संतान है। अच्छा, इधर आप देखें तो कौटिल्य भी कहता है कि प्रजा सुखे सुखे राजा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। तो यहां पे राजत्व में देवत्व नहीं है, राजत्व में पैतृक निरंकुशता है। निरंकुशता तो है, मौर्य शासक निरंकुश हैं बिल्कुल, क्योंकि समस्त अधिकार, निरंकुशता तो है ही। अब निरंकुशता कैसे? तो समस्त अधिकार आप देखो तो किसके हाथों में है? राजा के हाथों में है। राजा ही कार्यपालिका का प्रधान है, राजा ही विधायिका का प्रधान है मौर्यन पीरियड में, राजा ही न्यायपालिका का प्रधान है, राजा ही सैनिक प्रधान है। तो निरंकुश व्यवस्था है। लेकिन वह निरंकुशता कैसी है? पैतृक निरंकुशता। जैसे एक पिता है तो पिता के पास समस्त राइट्स होते हैं, तो वैसी निरंकुशता में पैतृक निरंकुशता दिखाई दे रही। बिल्कुल सही है। मौर्य राजा दैवीय उत्पत्ति का दावा, ये दैवीय उत्पत्ति का दावा नहीं कर रहे हैं। यह तो राजत्व में देवत्व है ही नहीं। राजत्व में क्या है? राजत्व में तो पितृत्व का भाव है। राजा तो अपने आप को पिता के समान बता रहा है बच्चों। तो इसका आंसर जो आप लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने सी और बी, तो आप देखो कि यहां पे ऐसे प्रश्न बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल का प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल लेवल का प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे इसमें से ए दिए हैं, ये आप लोगों ने आंसर इसका दिया है, तो यह बिल्कुल सही। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, पहला का उत्तर होगा ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रशासन से संबंधित है। मौर्यों के प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन। यहां पे कैसे प्रशासन के विषय में पूछा जा रहा है? प्रांतीय प्रशासन। पहला स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। दूसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण प्रांत की राजधानी तोसली थी। सही कूट का चयन करें। अंडर अशोका मौर्यन इंपायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेज। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कैपिटल ऑफ साउथर्न प्रोविंस वाज तोसली। अब इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आंसर बताएं जल्दी से आप लोग, किसका सही आंसर क्या है कि मौर्यों के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में, प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यहां पे हम लोग बच्चों देखें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से लिख दें। और मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा एक पेपर पेन रखें, उस पे आंसर को लिखें, और कुछ अगर आपको इंफॉर्मेशन ऐसा मिलता है तो एक लाइन में उसको लिख दें, एक लाइन में लिख दें, जिससे कि आपको आगे काम आ जाए। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है तब, और अगर नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। अब अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। क्या यह सही स्टेटमेंट है? अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित नहीं था बच्चों, बल्कि 5 प्रांत में विभाजित हो गया था। क्योंकि आप देखते हो कि पहले से अशोक के पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हम लोग जैसे अगर प्रशासन को देखें तो केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे स्तर पर आप देख रहे हो तो विषय हैं, और भी प्रशासनिक बहुत सारी संरचनाएं हैं। स्थानीय प्रशासन है, ग्राम प्रशासन है, वो सारे प्रशासनिक संरचना है। तो यहां आप देखो कि साम्राज्य का विभाजन क्या किया गया था। तो पूरे साम्राज्य को पहले अशोक के पहले तक उसे 4 प्रांतों में बांटा गया था। और प्रांत के जो प्रांतपति होते थे, जो राज्यपाल कहे जाते थे, वह अधिकांश तौर पर आपको रक्त संबंधियों को ही दिया जाता था, रक्त संबंधियों को ही, या तो पुत्रों को दिया जाता था। अब यहां जैसे आप देखो तो अब अगर हम लोग देखते हैं कि इन 4 प्रांतों में, तो 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो एक था आपको उत्तरापथ, उत्तरापथ जिसका नाम आप लोग सुनते होंगे। एक है आपको दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। इसके साथ साथ इधर आप देख रहे हो तो इधर है अवंती राष्ट्र। एक प्रांत है क्या? अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र। और एक प्रांत है आपको, हाँ,
अवंती राष्ट्र है और एक प्रांत है आपको प्राची, पाटलिपुत्र, ठीक है, इसे कहा जा रहा है प्राची, प्राची। अब इन सब की राजधानी आप देखो तो उत्तरापथ कहां है, उत्तरापथ तक्षशिला, इसकी कैपिटल क्या है, तक्षशिला। इधर आप देख लो दक्षिणापथ क्या है, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी कर्नाटक। इधर आप देखो तो अवंती राष्ट्र उज्जैनी, उज्जैन, और प्राची पाटलिपुत्र। तो यह 4 प्रांत थे। अब 5वां प्रांत जो बनाया जाता है वह कलिंग को जीतता है अशोक। तो कलिंग जीतने के बाद अशोक ने क्या किया, तो अशोक ने कलिंग जीतने के बाद एक 5वें प्रांत बनाया कलिंग को और उसकी राजधानी तोसली। तो यह 5 प्रांत, साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित हो जा रहा है। यानी पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दक्षिण प्रांत की राजधानी क्या तोसली थी क्या, बल्कि दक्षिण प्रांत की राजधानी कहां है, सुवर्णगिरी। दक्षिणी सीमा जो मौर्यों की है वह कहां है, कर्नाटक तक फैली हुई है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगा। यानी थोड़ी सी सावधानी की वजह से आपका प्रश्न गलत हो रहा है, थोड़ी सी। आपने देखा सीधे 4 प्रांत आपने सही माना, तोसली आपने देखा सही माना। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि भाई दक्षिणी प्रांत आपको पूछा जा रहा है, क्या यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी या पूर्वी प्रांत की अशोक के समय। तो अशोक के समय यह पूर्वी प्रांत की राजधानी है तोसली, दक्षिणी प्रांत की राजधानी है सुवर्णगिरी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। मौर्य प्रशासन में रज्जुक, रज्जुक कहे जाने वाले अधिकारियों को किस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था। द ऑफिसर्स कॉल्ड रज्जुकाज in the Mauryan administration were appointed for which of the following purpose? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रशासन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, प्रोटेक्टिंग बॉर्डर रीजन्स, सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करना, ओवरलुकिंग द इंटेलिजेंस कलेक्शन, जासूसी संग्रह की अनदेखी करना। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा रज्जुकों के विषय में, कि रज्जुक कहे जाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया था। तो रज्जुक जो थे वह किससे जुड़े हुए थे बच्चों, वह जुड़े हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन से जुड़े हुए थे, न्याय देने का काम करते थे। यह बिल्कुल सही आंसर, इसका ए आप लोगों ने जो लगाया है तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, कि रज्जुक आपको न्याय प्रशासन से जुड़े हुए थे। अब यहां से दूसरा प्रश्न बच्चों यह बनता है कि क्या इसका उल्लेख कहीं पे है क्या रज्जुकों के विषय में, और अशोक ने अपने किस अभिलेख में रज्जुकों के विषय में बताया है। कौन सा शिलालेख है अशोक का, 1 से 14 जो लेख है, तो उसमें से आप लोग कोई बता सकते हैं। कल ही मैंने ऐसे इस पे चर्चा किया था, जब अशोक के अभिलेखों पे मैं चर्चा कर रहा था, दीर्घ शिलालेख जिसे चतुर्दांश शिलालेख कहा जाता है। तो आप में से कोई बता सकते हैं क्या कि रज्जुकों की जानकारी किसमें दी गई है, कौन सा शिलालेख है। रज्जुक और प्रादेशिक, एक और अधिकारी होते थे प्रादेशिक, जिनकी नियुक्ति आपको अशोक ने किया था। हां, कौन सा इसमें है, कौन सा है बताएंगे। तो यहां आप देखो कि अशोक का जो तीसरा शिलालेख है उसमें रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, तो यह तीसरे शिलालेख में, जो चतुर्दांश शिलालेख है ना, जो मैंने कल चर्चा किया था बच्चों, तो इसी तीसरे शिलालेख में रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अशोक इनका उल्लेख करता है अपने उन दीर्घ शिलालेख में, जो चतुर्दांश शिलालेख हैं 1 से 14, तो उसमें 3rd में इसका उल्लेख अशोक ने किया है। और रज्जुक जो है यह न्याय देने का काम करते थे। बिल्कुल सही इसका आंसर आप लोगों ने लगाया है, ए होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज ए म्युनिसिपल कमीशन ऑफ 30 मेंबर्स कंट्रोल्ड पाटलिपुत्रा। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग सुनेंगे और उसके बाद आप लोग आंसर देंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र पर 30 सदस्यों का एक नगर आयोग नियंत्रित था, नगर निगम। कौटिल्य ने नगर निगम का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य डज नॉट मेंशन अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से आप इसका बतलाएंगे कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। मेगास्थनीज के अनुसार, यानी मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका,
तो क्या इंडिका में नगर निगम का उल्लेख किया गया है? क्या इंडिका में नगर निगम का उल्लेख किया गया है? नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है? क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है या नहीं है? तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग बता रहे हो, चलिए तो खुद से जल्दी से आप लोग आंसर कर दिया करो और खुद से चेक किया करो। और एक चीज मैं और बताऊं बच्चों, आप लोग लिंक के भरोसा पे मत रहा करो। क्लास जब डेली चलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आपको क्लास टाइम पे चलेगी। मंडे टू सैटरडे मैंने अगर कहा है तो क्लासेज होंगी। जैसे कल मैं लेट हो गया था, बहुत सारे बच्चों का यह आया कि शायद मुझे लगा कि आज क्लास नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको टाइमली मैसेज मिल जाए। अब यहां पे हम लोग देखें तो मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज ने इंडिका में इस बात का उल्लेख किया। मेगास्थनीज था कौन? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह आपको पाटलिपुत्र में आया राजदूत के रूप में और इसने एक साहित्य लिखा जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। और इंडिका में बहुत सारी चीजों का इसने उल्लेख किया है। प्रशासन का उल्लेख किया है, समाज का उल्लेख किया है, अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है, व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। तो इन सब का उल्लेख इंडिका में किया गया है। कुछ जानकारियां गलत भी दी गई है। जैसे दास्ता को लेकर आप देखो तो यह कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। इतिहास लेखन को देखो तो यह कहता है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी। अकाल को लेकर आप देखें तो यह कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। तो बहुत सारी विवाह को लेकर तो विवाह को लेकर यह कहता है कि भारत में अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। तो इंडिका में कुछ भ्रामक बातें भी कही गई हैं, कुछ गलत जानकारियां भी दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत है, यह भारतीय समाज का अध्ययन यह आपको यूनानी चश्मा पहनकर कर रहा था, वह भारतीय संदर्भ में नहीं कर रहा था। यानी यूनान की नजरों से वह भारत को देख रहा था। इससे पता चलता है कि इसे भारतीय समाज की सही जानकारी नहीं थी। यह धर्म का भी उल्लेख करता है कि भारतीय जो हैं वह हेराक्लीज की उपासना किया करते थे, पूजा किया करते थे। तो बहुत सारी जानकारी देता है और यह नगरीय प्रशासन का भी जानकारी देता है और यह कहता है कि नगरीय प्रशासन जो है वह 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। 6 समितियां थी। यानी पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का उल्लेख इसने किया है, पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का। और यह कहता है कि पाटलिपुत्र की नगरीय प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से चलाई जाती थी, जिसमें 5-5 सदस्य सभी समिति में होते थे। आपको उद्योग से संबंधित आय समिति भी था, जनगणना से संबंधित समिति भी था, आपको खान पान की देखरेख से संबंधित था, विदेशियों से संबंधित समिति था। तो बहुत सारी समितियां थी, जो 6 समितियां हैं। अब यह बिल्कुल सही है कि इसने उल्लेख किया है, नगर निगम का उल्लेख किया है। नगरीय प्रशासन यानी मेगास्थनीज के इंडिका में नगरीय प्रशासन का उल्लेख है और नगरीय प्रशासन के संदर्भ में मेगास्थनीज यह बतलाता है कि नगर का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। क्लियर है? तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। कौटिल्य ने नगर निगम का उल्लेख नहीं किया है। अब कौटिल्य को आप देखो तो कौटिल्य जो है वह नगर निगम का, कौटिल्य के नगर निगम का उल्लेख है, परंतु नगर प्रशासन का नहीं है। ठीक है, नगर निगम का उल्लेख इसने कौटिल्य ने किया है, नगर निगम का उल्लेख किया है, लेकिन नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं है। तो नगर निगम का तो उल्लेख है ही, यानी यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल ए, केवल ए। यह ध्यान रखना, बल्कि लिख लेना कि कौटिल्य ने नगर निगम का उल्लेख किया है कि हां नगर निगम थे, लेकिन नगरीय प्रशासन का उल्लेख नहीं किया है। नगरीय प्रशासन का उल्लेख, इन समितियों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है, बल्कि मेगास्थनीज के इंडिका में है। 2 बातें हैं, इसलिए इन दोनों चीजों को ध्यान रखना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर निगम का तो उल्लेख है, लेकिन पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का उल्लेख नहीं है। और मेगास्थनीज के इंडिका में नगरीय प्रशासन का उल्लेख है, जिसमें यह बतलाता है कि 6 समितियों के माध्यम से नगर के प्रशासन को संचालित किया जाता था। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहां पे देखो कुछ अधिकारियों का उल्लेख किया गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ओर से यह बिल्कुल सही उत्तर आए। अब यहां पे सन्निधाता इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता थे अमात्य के प्रमुख, मंत्री परिषद के प्रमुख, ग्राम राजस्व अधिकारियों के प्रमुख या कोषाधारियों के प्रमुख, चीफ ऑफ अमात्याज, चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ
मंत्रीज, चीफ ऑफ विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स, चीफ ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर्स। तो सन्निधाता यह आपको एक बड़ा अधिकारी है। जैसे आप देखो तो मौर्य प्रशासन में हम लोग देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में 18 सबसे बड़े अधिकारी जो होते थे उनको क्या कहा जाता था बच्चों? तो सबसे बड़े अधिकारियों को, जो सेंट्रल लेवल के अधिकारी होते थे सबसे बड़े, जैसे आज है ना केंद्रीय मंत्री, तो उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और ऐसे तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18 तीर्थ। और उसके बाद 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। चेयरमैन, जैसे सभी विभाग के अध्यक्ष होते हैं ना, आज भी है ना, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य आयोगों का अध्यक्ष, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसके अध्यक्ष बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। और आप देखो तो बहुत सारे सेक्रेटरी भी रहते हैं। तो ये सब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहे। 18 तीर्थ सबसे बड़े अधिकारी। तो ऐसे 18 तीर्थों का उल्लेख प्रशासन में किया गया है। सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद अध्यक्षीय व्यवस्था, 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख है। अब उसी में सन्निधाता और एक और आता था समाहर्ता। ये बहुत फेमस अधिकारी थे, सन्निधाता और समाहर्ता। ये दोनों अलग अलग अधिकारी हैं। अब जो सन्निधाता है, यह सन्निधाता क्या है? यह कोषाधिकारियों के प्रमुख यानी ट्रेजरी ऑफिसर्स थे, उसके प्रमुख हैं सन्निधाता। तो यह आपको ध्यान रखना है कि सन्निधाता कौन है। और समाहर्ता जो है वह राजस्व संग्रह का अधिकारी था, राजस्व कलेक्ट करने वाला अधिकारी। तो यह आपको समाहर्ता कौन है? यह आपको राजस्व संग्रह अधिकारी, राजस्व संग्रह अधिकारी, यह राजस्व संग्रह करता था और फिर उसको जमा कहां कर रहा है? तो आपको ट्रेजरी ऑफिसर्स कौन है? यह ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं सन्निधाता। एक और बड़ा अधिकारी था अचपटलाध्यक्ष, और वह था महालेखाकार। अचपटला अध्यक्ष, अचपटला अध्यक्ष यह होता था आपको अचपटला अध्यक्ष। यह कहलाता था महालेखाकार, महालेखाकार। तो ये कुछ प्रमुख फेमस अधिकारी हैं, सन्निधाता, समाहर्ता, इसके साथ साथ अचपटला अध्यक्ष, महालेखाकार। तो इन अधिकारियों को, यानी इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर डी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चूंकि अभी हम लोग प्रशासन से संबंधित देख रहे थे, अब यह भी प्रशासन से ही संबंधित है, जिसमें आपको 2 लिस्ट दिया गया है और उसको सही मैच करना है। एक तरफ आपको जासूस हैं, ये सारे जासूस हैं। और मौर्यन एम्पायर में जासूसों का एक अलग डिपार्टमेंट ही था, एक अलग डिपार्टमेंट ही था। कौटिल्य ने भी इनका उल्लेख किया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका उल्लेख है। थोड़ा सा इसको बड़े सावधानी से आप लोग इसको बताना, मैच करना है। गुढ़ पुरुष, संस्था, संचारा और रूपा जीवा। अब यहां पे कुछ ये जासूस हैं, ये जासूसों के प्रकार हैं, गुढ़ पुरुष, संस्था, संचारा और रूपा जीवा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं। गुढ़ पुरुष कैसे जासूस कहलाते थे? संस्था कैसे जासूस कहलाते थे? संचारा कैसे जासूस कहलाते थे? और रूपा जीवा कैसे जासूस कहलाते थे? तो यहां आप देखो, जैसे गुढ़ पुरुष, तो गुढ़ पुरुष एक गुप्तचर थे। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो यह आपको गुप्तचर जासूस कहलाते थे, गुप्तचर थे। संस्था जो थे, यानी संस्था मतलब समझ रहे हो कि संस्था यानी संस्थागत तरीके से जासूसी करना। तो यह संस्था कैसे होंगे? यह आपको स्थिर। संचारा, संचारा यानी जो घूमंतु घूमते होते थे, घूमते रहते थे, घूम घूम कर जासूसी करते थे। कुछ विद्यार्थी के रूप में, कुछ वेश्या के रूप में, कुछ साधु के भेष में, कुछ आपको भिक्षुक के भेष में। तो इस तरीके से, तो ऐसे संचारा यह आपको कैसे जासूस होंगे? घूमंतु जासूस। रूपा जीवा यह आपको दरबारी जासूस हुआ करते थे। रूपा जीवा यह दरबारी जासूस होते थे। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3 2 में है, बी का 4 दोनों में आ रहा है, सी का 2 यानी सी का 1, तो 3 4 सी का 1, थोड़ा यहां पे बड़ा आप लोग ध्यान से किया करो। सी का 2 आ रहा है, सी का 2, ठीक है, और डी का 1, सी का 2 सी का 2 और डी का 1। हाँ,
तो 3 4 2 1, क्योंकि ऐसे में होता क्या है ना कि हम लोग मैचिंग कर भी लेते हैं और कभी कभी हम लोग मैचिंग करके भी गलत कर देते हैं। तो बड़ा ध्यान से इसको लगाते तो हैं, तो लगाने के साथ देख लिया करो, क्योंकि कभी कभी दोनों जगह पे बहुत कम अंतर होता है। तो इसका सही आंसर होगा गूढ़ पुरुष, जो आपको गुप्तचर जासूस, संस्था, संस्था कैसे जासूस, स्थिर जासूस, संचारा यह आपको घुमंतु जासूस, और रूपा जीवा यह आपको दरबारी जासूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा सी। ऐसे प्रश्न में थोड़ी सावधानी बरतना, थोड़ी सावधानी बरतना। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि देखो कितना बारीक सा अंतर है, और यहां हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली है जासूसों को। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा माइंड को अप्लाई आप करोगे ना, तब भी ऐसे आंसर आपको निकल कर आ जाते हैं। देखो यही तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम की खूबसूरती है कि आपको आंसर कहीं से खोजना नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, आपके नजरों से होकर गुजरा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आएगा ही आएगा। मैं क्यों कहा कि इस 5000 क्वेश्चन करने से क्वेश्चन लड़े या ना लड़े, लेकिन इतने चीजों से होकर आप गुजरोगे ना कि जब ऑप्शन आपको आएगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको वो नजदीकी लेकर जाएगा। तो न जानने वाले भी प्रश्न को आप सही कर दोगे, न जानने वाले प्रश्न को भी सही करोगे, इसका लाभ यही मिलता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है छठे का सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष, देखो मैंने कहा था कि भाई एक तो तीर्थ हैं सबसे बड़े अधिकारी, उसके बाद 26 अध्यक्षों की भी सूची मिलती है। 18 तीर्थ सबसे बड़े अधिकारी जो प्रमुख होते थे, और 26 अध्यक्ष। अब यहां पे आप देखो तो मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन थे? तो लक्षणाध्यक्ष इन मौर्यन पीरियड जानवरों की विशेषताओं का ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी, एक पेशेवर ज्योतिष, एक पेशेवर ज्योतिष, सड़क के निशानों का एक अधिकारी, एक सड़क के निशान का अधिकारी, और टकसाल का एक प्रभारी। ठीक है, टकसाल का एक, टाइम से इसको दे दिया करो पानी। हाँ ठीक है। तो यह हम लोग देखें मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो जानवरों की विशेषताओं का ज्ञान रखने वाला एक अधिकारी, एक पेशेवर ज्योतिषी। अब ज्योतिषी तो नहीं होगा, सड़क के निशान का, यह आपको सड़क का जो अधिकारी होता था वह कहलाता था एग्रोनोमई। बहुत फेमस अधिकारी था, और यह पूछा हुआ है प्रश्न, एग्रोनोमई। एग्रोनोमई यह आपको मार्ग अधिकारी होता था, सड़क अधिकारी। और टकसाल, टकसाल यानी जो मुद्रा ढलता था। देखो इसके पहले तक जो मुद्रा था वह मुद्रा राज्य के द्वारा नहीं ढाले जाते थे, निगम के द्वारा बनाए जाते थे। निगम क्या? यानी व्यापारिक संघों के द्वारा बनाए जाते थे। ध्यान देना, इसके पहले भी मुद्रा है, पंचमार्क सिक्के हैं ना, आहत सिक्के हैं ना, मौर्य काल के पहले भी हैं। लेकिन क्या वह आहत सिक्के राज्य के द्वारा जारी किए जाते थे? नहीं, राज्य के द्वारा जारी नहीं किया जाता था। वह किसके द्वारा होता था? निगम व्यापारिक संघों के द्वारा। अब इस पीरियड में आप क्या देख रहे हो कि राज्य के द्वारा मुद्रा को जारी किया जा रहा है, ढाला जा रहा है, और उसका जो अधिकारी कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का। और इस समय काल की जो मुद्रा है वह भी मुद्रा क्या है? अभी भी मुद्रा को क्या कहा जा रहा है? आहत मुद्रा ही, पंचमार्क सिक्का ही। क्या कहा जा रहा है? तो पंचमार्क क्वाइन ही, पंचमार्क क्वाइन अभी भी यही कहा जा रहा है। और यह प्रायः चांदी के बने होते थे, चांदी के बने होते थे। बहुत सारे मुद्रा हैं मौर्यों के समय में, बहुत सारे मुद्रा हैं। अब यहां पे आप देखो तो इस पे अभी कोई शासक का नाम नहीं है, कोई डेट नहीं है, अभी भी चिन्ह ही बने हुए हैं। लेकिन यह जो मुद्रा है यही तो अलग कर रहा है, मौर्यन मुद्रा और पहले के सिक्कों से यही अलग कर रहा है कि यहां राज्य के द्वारा मुद्रा को जारी किया जा रहा है, और इसका अध्यक्ष है लक्षणाध्यक्ष, जो टकसाल का अधिकारी है। यह क्या कहला रहा है? लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या है? इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है मौर्यन अर्थव्यवस्था। अब आप मौर्यन अर्थव्यवस्था को आप देखें तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसमें हम लोग देखेंगे। यानी लैंड रेवेन्यू को देख लेंगे। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कितना है? तो लैंड रेवेन्यू आप देखो तो मौर्य काल में जो प्रायः जो लैंड रेवेन्यू है वह 1/6 ही है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलता भी है। हमने कहा भी एक ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और वह कौन सा है? कल ही इससे रिलेटेड प्रश्न आया था।
जब अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जब लुम्बिनी ग्राम वह जाता है तो वहां पे उसने क्या किया था, वहां पे उसने भू राजस्व दर को 1/6 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्यन पीरियड में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो टैक्स कितना लिया जाता था कुल उपज का, तो कुल उपज का 1/6 लिया जाता था। यही प्राचीन कालीन कर व्यवस्था। इसकी जानकारी कहां से मिल रही है, तो रुमंदेई अभिलेख से जो अशोक का है। अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष वह वहां जाता है, धम्म यात्रा पर जाता है और वहां पे उसने जो भू राजस्व दर था उसको घटाकर 1/6 से 1/8 किया। यानी अन्य क्षेत्रों में जो टैक्स है वह कितना लिया जा रहा है, 1/6 लिया जा रहा है। और एक और कर था बलि कर, उस कर को उसने क्या कर दिया था बच्चों, समाप्त कर दिया था। तो यहां हम लोग देखेंगे उद्योग, तो यहां पे बड़े बहुत सारे उद्योग भी हैं, व्यापार भी है, श्रेणी व्यवस्था भी है, मुद्रा तो है ही, आहत मुद्रा है ही, एग्रीकल्चर भी आप देखो बड़े पैमाने पर है। राज्य के द्वारा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म भी किया जा रहा है, सुधार भी किया जा रहा है। कैसे भाई, तो एग्रीकल्चर में सुधार किया जा रहा है, यानी राज्य जो है वह कृषि का यंत्र भी दे रहा है, सिंचाई के साधन भी विकसित कर रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि मौर्यन पीरियड में ही हमारे पास इसकी जानकारी मिल रहा है सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट लेक है सुदर्शन झील, और इस झील का यह सौराष्ट्र प्रांत में है। और इस झील का निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे चलकर फिर इस झील का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन किसने किया, तो वह आपको अशोका ने किया, अशोका ने किया। फिर आगे इस झील का पुनर्निर्माण हम लोग देखते हैं, तो आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड में कौन कर रहा है, तो वह आपको रुद्रदामन ने किया, तो रुद्रदामन ने किया। फिर आगे चलकर इस झील का पुनर्निर्माण गुप्ता पीरियड में किसने किया, तो गुप्ता पीरियड में स्कंद गुप्ता ने किया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पे रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, इसके साथ साथ स्कंद गुप्त, ये सारे आपको जुड़े हुए हैं इस झील से। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा कृषि जो है, समस्त भूमि जो है वह राज्य की ही मानी जाती थी, राज्य की ही मानी जाती थी। उद्योगों पर राज्य का ही नियंत्रण था, सब कुछ राज्य के अधीन था। बस यह आप मानकर चलना कि मौर्यन पीरियड में सब कुछ राज्य के अधीन था। और जो राजकीय भूमि थी ना बच्चों, वह राजकीय भूमि क्या कहलाती थी, उसे कहा जाता था सीता भूमि। और इसलिए जो राजकीय भूमि यानी जो सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि। और इसलिए इसके अध्यक्ष भी कौन होते थे, उन्हें कहा जाता था सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मौर्य काल के दौरान भूमि स्वामित्व की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेगास्थनीज के अनुसार राजा भूमि का स्वामी था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, किंग वाज द ऑनर ऑफ द लैंड। मौर्य काल में भूमि का सामुदायिक स्वामित्व अस्तित्व में नहीं था। कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ लैंड डज नॉट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। अब यहां सही विकल्प का चयन करें कि सही विकल्प कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है कि क्या मौर्य काल में राजा ही भूमि का मालिक होता था। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें, सभी लोग दें, सभी लोग दें। क्यों कम आप लोग सभी बच्चे आंसर देंगे। गलत और सही का फैसला आप चिंता मत करें, अगर गलत होगा तभी जाकर सही होगा। तो मेगास्थनीज के अनुसार राजा भूमि का स्वामी था और मौर्य काल में भूमि का सामुदायिक स्वामित्व अस्तित्व में नहीं था। क्या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलता है? अब यहां पे आप देखो तो मेगास्थनीज के अनुसार राजा भूमि का स्वामी, बिल्कुल। एक कौटिल्य भी कह रहा है समस्त भूमि किसके अधिकार में है, राजा। समस्त भूमि किसकी मानी जाती थी, राज्य की, राजा की मानी जाती थी। और सब कुछ पर राज्य का नियंत्रण भी था, उद्योग हो चाहे, इसलिए तो इतने अध्यक्ष थे, इसलिए तो इतने अध्यक्ष थे। वाणिज्य व्यापार से लेकर, सिंचाई से लेकर, कृषि से लेकर, आप देख रहे हो खनन से लेकर, सारे जगह अध्यक्ष बैठे हुए हैं। यानी सब कुछ राज्य के नियंत्रण में ही होगा ना बच्चों। अगर सभी जगह अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जो राज्य के द्वारा अपॉइंट हैं, राजा के द्वारा उनकी नियुक्ति की जा रही है,
तो सभी पर अधिकार किनका है? राज्य का। तो भूमि पर भी तो है, यानी यह बात है कि भाई राजा भूमि का स्वामी था, बिल्कुल सही है, लेकिन मौर्य काल में भूमि का सामुदायिक स्वामी तो अस्तित्व में नहीं था। अब यह थोड़ा सा आप देखें तो जैसे कुछ ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है, अभिलेखों में भी है, साहित्यों में भी है, जिसमें कहा जाता है कि गहपति जो एक प्रकार के लैंड लॉर्ड टाइप के होते थे, जमींदार टाइप के, तो गहपतियों का उल्लेख है ना। और गहपति मतलब कौन? जिनके पास भूमि का एक बड़ा जोत उनके अधीन होता था। और यह उल्लेख कौटिल्य भी कर रहा है और यह मेगास्थनीज भी कर रहा है। तो भूमि का सामुदायिक स्वामी तो अस्तित्व में नहीं था, यह अस्तित्व में था। थोड़ी बहुत कुछ ऐसे गहपतियों का भी, यानी एक वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं दिख रहा है। यानी कुछ ऐसे प्रमाण हमारे पास मिलते हैं, ऐसे प्रमाण हमारे पास मिलते हैं कि गहपति जो हैं, गहपति जैसे वर्ग अस्तित्व में थे, जिन्हें गृहपति भी कहा जा रहा है। तो यह वर्ग जो है, यह क्लास जो है, वर्ग अस्तित्व में है। और यह वर्ग अगर अस्तित्व में है तो भाई इसके पास भी इसकी अपनी भूमि है, इसकी अपनी भूमि होगी, यानी इसका उल्लेख है, प्रमाण है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत। तो केवल सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर ए होगा। 8वां का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ईसा पूर्व समय में अकाल के विनाश से निपटने के लिए स्थापित राज्य अनाज की बात करता है? Which of the following speak of the state granary instituted to combat the ravage of famine in pre-Christian time? यानी आप देखें तो ईसा पूर्व समय में, अब इस पे आप मत जाओ, आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य काल के में अकाल के विषय में कोई जानकारी दे रहा है या नहीं, क्या हमारे पास कोई ऐसा साक्ष्य है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, क्या यह अकाल के उल्लेख कर रहा है? गिरनार और जौगढ़ शिलालेख, क्या इसमें अकाल के विषय में जानकारी दी गई है? मास्की और ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख, क्या इसमें अकाल से निपटने की जानकारी दी गई है? सोगौरा और महास्थान ताम्रपत्र अभिलेख, क्या इसमें अकाल के विषय में जानकारी दी गई है? कौन सा है? तो यह आपको बताना है कि क्या मौर्य काल में, जैसे आप देखें तो अब मेगास्थनीज के इंडिका में यह बताया जाता है कि मौर्य काल में अकाल नहीं पड़ता था। इंडिका में अकाल का उल्लेख नहीं है, इंडिका में अकाल का उल्लेख नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र इस बात की पुष्टि नहीं करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अकाल की जानकारी दी गई है। तो हमारे पास क्या कोई ऐसा यहां पे अभिलेखीय साक्ष्य है क्या जो यह बतलाता हो कि हां अकाल पड़ता था और अकाल से राहत भी प्रदान किया जाता था? तो आप देख रहे हो कि दो हमारे पास ऐसे ताम्रपत्र अभिलेख हैं, एक है सोहगौरा और एक है महास्थान। सोहगौरा यह आपको उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और महास्थान यह आपको वेस्ट बंगाल से मिला है। और ये दोनों किसके हैं? यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य अकाल राहत प्रदान करता है इन क्षेत्रों में। बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। और यह ताम्रपत्र अभिलेख इस बात की पुष्टि करती है कि वहां पे कर राहत दिया गया, करों में छूट दी गई। और जब मगध में 12, देखो मेगास्थनीज के इंडिका कर रहा है कि अकाल पड़ता ही नहीं है, जबकि अन्य स्रोत यह बतलाते हैं कि जब मगध में अकाल पड़ा तो भाई प्रजा सुखे सुखे राजा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चल सकता था। प्रजा तो कष्ट में है, तो क्या राजा को फिर भी शासन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया क्या कि इसने राजपाट का त्याग कर दिया, और त्याग करके यह एक उस समय के जैन भिक्षु के साथ, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में इसने जैन धर्म को अपना लिया था, और एक जैन भिक्षु के साथ, भद्रबाहु के साथ वह चला जाता है। कहां? श्रावण वेल गोला। यह उसी अकाल के वजह से तो गया था, और वहां जाकर सलेखना विधि के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका चर्चा हम लोगों ने किया भी है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें अशोक के अभिलेखों में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन हमें यहां पे दो ऐसे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसमें अकाल के विषय में सोहगौरा और महास्थान ताम्रपत्र अभिलेख
यह अकाल के विषय में जानकारी देते हैं, तो सही आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में विभिन्न व्यापारिक मार्गों का विस्तृत विवरण का उल्लेख किसमें किया गया है? अब भारत में व्यापारिक मार्ग के विस्तृत विवरण, भारत में व्यापारिक मार्ग थे और उनका विस्तृत विवरण आपसे पूछा जा रहा है कि वह किसमें किया गया है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेड रूट्स इन इंडिया इज मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, आपको टॉलमी ज्योग्राफी, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन भी कुछ लोग सी बता रहे हैं। इसका सही आंसर कोई बात नहीं, हो जाने, अच्छा गलती हो रही है, कोई नहीं, गलतियां होने तो, गलतियों से क्या परेशानी है। तो इसका जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर आप लोग बताएं कि भारत में विभिन्न व्यापारिक मार्गों का विस्तृत विवरण किसमें उल्लेख किया गया है? किसमें उल्लेख किया गया है? देखो अब यह जो विभिन्न व्यापारिक मार्ग यानी सबसे प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग था वह था, एक था उत्तरापथ, और यह कहां से चलता था? तो यह जो था तक्षशिला से यह जाता था मार्ग आपको कहां तक? ताम्रलिप्ति तक। समझ जाओ, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, कहां? बंगाल, बांग्लादेश तक एक ऐसा रूट है। और इस रूट का निर्माण किसने किया था? इस रूट को निर्मित करने का काम किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक जाता था। आगे चलकर फिर इसी रूट को शेरशाह सूरी ने फिर उसे निर्मित किया और आगे ब्रिटिश शासनकाल में ऑकलैंड ने फिर इसको पक्की सड़क बनाया। तो यह आप देखते हो कि वही आज NH2 के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे 2, आज वही है नेशनल हाईवे 2। अब यहां हम लोग देखते हैं कि अब इसका उल्लेख विस्तृत विवरण किसमें किया गया है? तो यह है बच्चों मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र नहीं। अशोक अपने पुत्र और पुत्री को छोड़ने जाता है, ताम्रलिप्ति तक जाता है, ताम्रलिप्ति के बंदरगाह तक। मैं इसका प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका सही आंसर। तो यहां आप देख रहे हो कि मेगास्थनीज की इंडिका में ही इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। उत्तरापथ मार्ग का 2 मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, लेकिन इसका विस्तृत विवरण जो दिया गया है वह आपको मेगास्थनीज के इंडिका में दिया गया है। क्लियर है? गलतियां कभी नहीं होंगी, नहीं होनी चाहिए। तो यह आपको उत्तरापथ है, ठीक है, हाँ उत्तरापथ है। चलिए क्या हुआ? ओके, अरे गलत हो गया तो फिर अब सही भी तो आगे होगा। अब ये थोड़े कि गलत हो गया तो आगे सही ही नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा समाज से संबंधित भी देख लेते हैं कि मौर्य काल में समाज की क्या स्थिति है, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की है, स्त्रियों की दशा किस प्रकार की है, दास प्रथा, जैसे दासता को आप देखो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासता का उल्लेख है। कौटिल्य ने स्वयं एक अध्याय ही दास प्रथा पर लिख रखा है, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत सारे भागों में, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, 15 अभिकरणों में विभाजित है। अब उसमें आप देखते हो तो एक अध्याय ही आपको दासता पर है, यानी दास प्रथा का उल्लेख है। लेकिन मेगास्थनीज के इंडिका में दासता का उल्लेख नहीं, यह ध्यान रखना। कौटिल्य ने तो दासता का उल्लेख किया है, और ऐसे भी हम लोग दास प्रथा को देखें तो भारत में यह प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। यहां तक कि वैदिक साहित्यों में भी इसका उल्लेख है, वैदिक काल से बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में बुद्ध भी तो कहते हैं ना कि भाई अगर कोई दास है और वह भिक्षु बनना चाहता है तो वह कैसे बनेगा? पहले उसको दासता से मुक्त होना पड़ेगा, तो भारत में तो दासता बहुत पहले, दास प्रथा बहुत पहले चली आ रही है। लेकिन मेगास्थनीज के इंडिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलन में, ट्रेंड में नहीं था। गलत इंफॉर्मेशन है। तो यहां हम लोग देखेंगे, अच्छा महिलाओं की स्थिति भी हम लोग देखेंगे कि यहां महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की है। तो हम लोग सोसाइटी पे देखते हैं, सोसाइटी पे प्रश्न को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सभी प्राचीन भारतीय शास्त्रों, ग्रंथों और कानून की किताबों में ब्राह्मणों को
फांसी या मृत्युदंड से छूट दी गई थी। ब्राह्मण्स वेयर एक्सेप्टेड फ्रॉम एक्सक्यूजन और डेथ पेनाल्टी इन ऑल द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर टेक्स्ट एंड लॉ बुक्स। अब आप देखो तो सभी भारतीय शास्त्रों में, जो प्राचीन भारतीय शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, कानून की किताबें हैं, इनमें ब्राह्मणों को फांसी या मृत्युदंड से छूट दी गई थी। क्या मौर्यन पीरियड में भी, मौर्य समाज में भी ऐसा था? पहले यह देखना है क्या यह सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तो दाय भाग विरासत पर एक ग्रंथ 12वीं शताब्दी में जीमुत वाहन द्वारा लिखा गया। दाय भाग और मिताक्षरा ये दो बहुत फेमस रहे हैं, जो आपको यह बतलाते हैं कि भाई विरासत को लेकर, यानी प्रॉपर्टी को लेकर, कि किसको मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए और किसे मिलना चाहिए, बड़े को मिलना चाहिए, छोटे को मिलना चाहिए, किस अवस्था में मिलना चाहिए, पिता के जीवन काल में मिलना चाहिए या मरने के बाद मिलना चाहिए। तो ये दो बड़े टेक्स्ट महत्वपूर्ण रहे हैं, दाय भाग और मिताक्षरा, है ना। तो यह आप देखो तो यह दाय भाग विरासत पर एक ग्रंथ 12वीं शताब्दी के जीमुत वाहन द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अर्थशास्त्र अपराध और सजा से संबंधित है और निष्पादन के कई रूपों का सुझाव दिया है। अब इसमें से सही आंसर क्या है? अर्थशास्त्र अपराध और सजा से संबंधित है और निष्पादन यानी उससे बचने का, द अर्थशास्त्र डील्स विथ क्राइम एंड पनिशमेंट एंड सजेस्टेड मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्सक्यूजन। तो इसमें बहुत सारे तरीके भी बताए गए हैं। तो क्या यह इसी से रिलेटेड है? द अर्थशास्त्र डील्स विथ क्राइम एंड पनिशमेंट। क्या अर्थशास्त्र अपराध और सजा से संबंधित है? क्या अर्थशास्त्र इसी पर लिखी हुई पुस्तक है? अब इसका सही आंसर क्या होगा? यानी यह आप देख रहे हो कि यह सीधा सीधा गलत है। अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय पर लिखी हुई पुस्तक है। यह सीधा सीधा आप देखो, हटा दो सीधे लिस्ट से। अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक विषय पर लिखी हुई पुस्तक है, लिखी गई पुस्तक है। हमें अन्य जानकारियां भी मिल रही हैं, लेकिन मूल रूप से किस पर लिखी हुई पुस्तक है? राजनीतिक विषय पर। तो यानी 3 आप सब में से बाहर कर दो, आंसर तो ऐसे भी निकल जाएगा आपको। दूसरा स्टेटमेंट को लेकर बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि दाय भाग 12वीं शताब्दी में लिखा जा रहा है जीमुत वाहन के द्वारा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी हो तो देखो कैसे प्रश्न को सही करना है। कभी कभी ये किस लिए दिया होता है? ये आपके हेल्प के लिए दिया हुआ है, ये सिर्फ शोभा के लिए नहीं दिया गया है। थोड़ा इसका भी कभी कभी जब दिमाग ना चले ना, देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे प्रश्नों से आप लोग क्यों घबराते क्यों हो? अरे आपको कहीं जाकर उत्तर खोजना है क्या? प्रीलिम्स के एग्जाम में आंसर यही सामने है। जब दिमाग काम ना करे तो फिर ऑप्शन को यूज करो ना। यह भी यूज करने के लिए ही दिया हुआ है। सीधा सीधा निकाल दो, 3 बाहर करो, 3 बाहर कर दो। अब बचा क्या? अब जो बचेगा वही होगा, चाहे वो जो भी हो। और यहां भी अगर हम लोग देखें कि जो भी प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र है, ग्रंथ हैं, कानून की किताब हैं, इन सभी में किसी में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं, फांसी की सजा का उल्लेख ही नहीं है। किसी भी अवस्था में ब्राह्मणों को फांसी या मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती थी। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र बोला है कि राजा को ऐसा, कहां बोला है कि राजा को ऐसा करना चाहिए कि ब्राह्मणों को फांसी देना चाहिए? ऐसा कहा है क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र? अरे कौटिल्य के अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है? यह राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है कि अपराध और सजा से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, पेपर वाले दिन दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो इसी के लिए तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। यह क्या कर रहे हो? देखो कितना भी बड़ा खिलाड़ी होता है ना बच्चों, सचिन भी बहुत महान खिलाड़ी था क्रिकेट का, लेकिन उसके बावजूद भी वह नेट प्रैक्टिस करता था। वो जानता था कि किस बॉल को कैसे मारना है, लेकिन उसके बावजूद भी नेट प्रैक्टिस करके जाता था। कोई कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना हो, वह भी नेट प्रैक्टिस करके ही जाता था। तो यह आपका वही नेट प्रैक्टिस है जो आप कमरे में बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो।
कि हर आगे आने वाले बॉल का सामना कैसे करना है, यह वही प्रैक्टिस है। तो यहां पे आप देखते हो कि अब इसमें बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और यानी 3 को आपने सीधा सीधा बाहर आपने निकाला, तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 12वां प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान वैश्यों की स्थिति। अब देखो, वैश्यों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ वैश्या ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। इस अवधि में वैश्यों की स्थिति खराब हो गई, यानी क्या मौर्य काल में वैश्यों की स्थिति खराब हो गई? वे करदाताओं का बड़ा हिस्सा थे, करदाता के रूप में सबसे बड़े अगर कोई थे तो वह वैश्य थे। वह शूद्रों के स्तर के थे, यानी समाज में उनको पोजीशन नीचे ही रखा गया था। अब इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है कि मौर्य काल में वैश्यों की स्थिति क्या खराब हो गई थी? क्या उनकी स्थिति खराब हो गई थी? मौर्य काल में वैश्य ही करदाता के एक बड़े हिस्से में शामिल थे, यही कर दिया करते थे। बिल्कुल, वे शूद्रों के स्तर यानी समाज में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो यहां अगर आप देखते हो कि इसका सही आंसर क्या है बच्चों, तो बिल्कुल इस अवधि में वैश्यों की स्थिति खराब हो गई थी, यह गलत है, यह गलत है। कैसे वैश्यों की स्थिति खराब होगी? मौर्य काल में बड़े स्तर पर वाणिज्य व्यापार चल रहा है, तो स्थिति तो इन्हीं की अच्छी है, यह तो गलत है। अब वे करदाता के वे बड़े हिस्से थे, बिल्कुल सही है, यही कर दिया करते थे, इनकी स्थिति खराब नहीं, इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी हुई थी। लेकिन क्या सामाजिक स्थिति इनकी अच्छी थी? क्या सामाजिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। इसलिए यह आप देखो तो शूद्र के स्तर के ही माने जाते थे, यानी नीचे समाज में इनका फिर भी स्थान नीचे ही बना रहा, असंतुष्ट भी है। तो इसमें सही आंसर होगा केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। इसमें कोई इफ बट ही नहीं है, कोई इफ बट ही नहीं है। तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर मौर्य काल के दौरान शूद्रों को खेतिहर मजदूरों के रूप में नामांकित नहीं किया गया। शूद्र वाज नोट इनरोल्ड एज एग्रीकल्चरल लेबर्स ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। शूद्रों की स्थिति दास की हो गई। शूद्राज पोजीशन डिजेनरेटेड टू दैट ऑफ ए स्लेव। शूद्रों की स्थिति दास की हो गई। अब यहां पे आप देखें किसका सही, मौर्य काल के दौरान शूद्रों को खेतिहर मजदूरों के रूप में नामांकित नहीं किया गया था। क्या शूद्र अब खेती नहीं कर रहे हैं मौर्य काल में? जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएं कि क्या मौर्य काल में शूद्र जो हैं वह खेतिहर मजदूर के रूप में नामांकित, क्या या खेतिहर मजदूर के रूप में, यानी क्या शूद्र अभी भी? आप देखो मौर्य काल में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन होता है और यह सामाजिक परिवर्तन का लाभ शूद्रों को भी मिलता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, इस सामाजिक परिवर्तन का लाभ शूद्रों को भी मिलता है। तो शूद्र जो है वह खेतिहर मजदूर के रूप में, अब शूद्र खेती से भी जुड़ गए और इसका उल्लेख तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी किया गया है। अब शूद्र खेती से जुड़ते हैं। शूद्र की स्थिति दास की हो गई, यानी शूद्रों की स्थिति जो है, तो यह आपको, अब शूद्रों को खेतिहर मजदूर के रूप में नामांकित नहीं किया गया, तो शूद्रों की स्थिति तो खेतिहर मजदूर के रूप में ही, अब शूद्र भी खेती से जुड़ जा रहे हैं, तो यह तो स्टेटमेंट हो गया गलत, यह तो हो गया गलत। अब शूद्र की स्थिति कैसी हो गई? तो दास जैसी हो गई। शूद्र की स्थिति भी, यानी एक स्थिति शूद्र की थोड़ी सी सुधरी कि वे खेती वेती से जुड़ते हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी कैसी हो गई? तो दास जैसी, क्योंकि अब दासता पर पूरा एक अध्याय ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। तो इनकी स्थिति भी दास जैसी, लेकिन यह स्वतंत्र रूप में थे। तो इसका सही आंसर होगा बी। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर अभी आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। यह अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। सावधानी पूर्वक, अंत भला तो सब भला। मौर्य काल के दौरान महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य समाज में सती प्रथा प्रचलन में थी, सती प्रथा प्रचलन में थी। मौर्य समाज में विधवा पुनर्विवाह और तलाक को प्रोत्साहित किया गया, विधवा पुनर्विवाह और तलाक को प्रोत्साहित किया गया।
अब इसका सही आंसर क्या होगा? क्या सती प्रथा प्रचलन में थी मौर्य काल में? और थी तो कोई आपके पास साक्ष्य है क्या? अगर है तब तो ठीक होगा। तो क्या मौर्य समाज में सती प्रथा प्रचलित थी? मौर्यन पीरियड में सती प्रथा प्रचलन में थी या नहीं थी? अब देखो, समाज पर चूंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव, महिलाओं को अच्छा अधिकार था। अब महिलाओं को भाई विधवा विवाह हो रहा है, महिलाएं प्रशासन में भी भागीदारी निभा रही हैं। सूत्र काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्यों सती होंगी? क्यों सती होंगी? तो इसलिए यह तो आपको था ही नहीं ट्रेंड में, सती प्रथा तो प्रचलन में था ही नहीं, बल्कि महिलाएं आपको अंगरक्षिका के रूप में भी होती थी, प्रशासन में भी भूमिका निभाती थी। दूसरा आप देखें तो समाज में विधवा पुनर्विवाह, तलाक को प्रोत्साहित, अब विधवा पुनर्विवाह तो है और तलाक को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा था, बल्कि इन सबको हतोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ये थे समाज में विधवा विवाह होता था, लेकिन तलाक को हतोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहित नहीं कि तलाक दे दो, इसको प्रोत्साहित नहीं किया गया है, इसको हतोत्साहित किया गया है, रोका गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। तलाक को क्यों प्रोत्साहन दिया जाएगा भाई? एक तरफ आप विधवाओं को विवाह करने के लिए कहो और दूसरी ओर कहो कि तलाक ले लो, ये दोनों चीजें कैसे होंगी? एक तरफ महिलाएं जो हैं वे प्रशासन में भागीदारी निभा रही हैं, राजनीतिक जीवन में भागीदारी निभा रही हैं, और दूसरी ओर आप उनको तलाक के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यह आपका सही आंसर होगा, इसका डी। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ी सावधानी से देखनी है। तो यह आज का हम लोग का सेशन था। नेक्स्ट हम लोग जब आएंगे बच्चों, अब आपको अगले क्लास के लिए आपको पूरी तरीके से प्लान करके आपको तैयार रहना है। किस टॉपिक के लिए? तो अगले क्लास का जो टॉपिक होगा वह होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल, जिसमें सोंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, और उसके बाद फिर हम लोग एक देख लेंगे इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, समाज देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, कलाकृतियों को देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे उसमें, तो उसमें हम लोग देखेंगे आपको क्या कहते हैं, हाँ, स्रोत को देखेंगे। तो उन सारी चीजों को एक बार आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान से जरूर देख लेना, ठीक है? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, थैंक यू आप सभी बच्चों को। और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें और डेली कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके जाएं। और इसलिए आप लोगों को दूसरी क्लास भी अरेंज करवाया गया है, पॉलिटी की भी क्लास आप लोगों को अरेंज करवाई गई है। और सभी बच्चे चैनल को जरूर लाइक कर लें, जिससे कि डेली आप लिंक के भरोसे ना बैठें कि मैं लिंक भेजूं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो आसपास थोड़ा सा उसको फैला भी दें, लोगों को दे भी, अपने दोस्तों को बताएं भी। अगर आप सभी लोग अगर 10-10 लोगों को भी बताओगे तो एक पुण्य का ही काम माना जाएगा ये भी, कि चलो 10 लोगों का आपने हित किया, भला किया, किसी का भला ही हो जाए। तो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को।